हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आयुष मैथ्स पे। मैं आयुष दुबे। तो आज वीडियो लेक्चर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस का रहेगा, एक्सरसाइज 2.1। यहाँ 2-3 दिन गैप हुआ मेरे को शूट करने के लिए, मैं शूट नहीं कर पाया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लैक हो गया हमारा या कोर्स में कुछ इधर इधर हो जाएगा, वो तो स्मूथली चलता ही रहेगा। तो जैसे पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट कैसे निकाला जाता था। 2 सेट दिए हों, सिंपली जितने एलिमेंट होंगे पर्टिकुलर सेट्स में उनको मल्टीप्लाई करने का, यानी 3 एलिमेंट है, दूसरे में 2 एलिमेंट है, तो उनको मल्टीप्लाई करो तो कितने होते हैं 6, यानी 6 टाइप के एलिमेंट हमको दोबारा मिलेंगे अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं 2 सेट का। तब उसके बाद मैंने एक एग्जांपल में 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे। ठीक है, 3 सेट के भी कैसे निकाला जाता है, सेम सेट रहेगा लेकिन उसको 3 में मल्टीप्लाई, 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को कहा गया था। तो आज मैं इस वीडियो में ट्रिक दूंगा जिसमें अगर हमको 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को कहा गया तो कैसे निकाल सकते हैं बिना आंसर गलत किए। तो वीडियो में बने रहें। और लेक्चर चालू करने से पहले जैसा मैं कहता हूं हर बार, इस बार भी वही कहूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, चालू करते हैं। पहले लिखे तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 और लेसन नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस, एक्सरसाइज 2.1। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। अब इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर नंबर 3 आएगा वो इस चैप्टर का मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा, रिलेशन से, फिर आगे फंक्शन, फिर आगे जो उनके मेन पॉइंट्स है, सब टॉपिक्स होंगे, उनको स्टडी करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, x/3 + 1, y/2/3 इक्वल्स टू 5/3 1/3, कुछ ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। सॉरी, यस, बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है। अब यहां पर क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने एक रूल पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल होगा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल होगा। तो अगर हमको x और y की वैल्यू निकालनी तो हमको इसको इक्वल रख के करना पड़ेगा। ठीक है, हमको इसको इक्वल रख के करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। सिंपल, x/3 + 1 इक्वल्स टू 5/3। एक बार चेक कर लू क्या दिख रहा है जो मैं, यस, बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर y पे जाते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल दो। x + 3/3 इक्वल्स टू 5/3, 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 5। तो सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं x/3 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, बेसिक मैथ, 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 5। यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, x की वैल्यू आ गई, सिंपल 3 को ले गए -2। नेक्स्ट y, ठीक है, y - 2/3 इक्वल्स टू 1/3। ओके, चलो, अरे देर फॉर नहीं रे, फिर से एलसीएम, 3y/2 -2/3 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, 3y2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा क्योंकि यहां पर जाएगा तो 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 1, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3 1, y की वैल्यू 1। अब x और y को इनके अंदर डाल दो, यहां पर x की वैल्यू जो है 2 डाल दो और यहाँ y की वैल्यू 1 डाल दो और फिर इनको सॉल्व करो। देखो ये क्या यही आते हैं, ये भी करके दिखा देता हूं। अगर मैंने यहाँ पर x 3 रख दिया, 2 रख दिया, 2/3 + 1 3, एलसीएम 3 + 2 5, 5/3, यस आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट y की जगह पे रख देते हैं, वैसे चेक करने को नहीं कहा गया लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे इक्वल होते हैं। y की जगह पे 1 रख दो, 1 - 2/3, 3 - 2 तो 1/3, यस। अरे यार इतनी जल्दी क्यों है सर,
1/3। नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, कर लिया नोट डाउन? रफ कर दो। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। ये तो सिंपल एक्स एंड वाई की वैल्यू थी, एलिमेंट को इक्वल रख के एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? मान लो कि इफ ए सेट के अंदर, इफ ए सेट है 3 एलिमेंट, कोई भी 3 एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी 3 एलिमेंट है, एंड बी, बी के अंदर क्या दिया हुआ है? 3 4 5, 3 4 5। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले मैं समझा देता हूं। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो तो हमको उतना एलिमेंट मिल जाएगा। सेट ए के अंदर दिया हुआ 3 एलिमेंट है, कोई भी 3 एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी, चाहे वो नंबर हो 1 2 3, चाहे वो वेरिएबल हो ABC XYZ PQR, कुछ भी हो, वो 3 एलिमेंट है, टोटल 3 एलिमेंट है। बी के अंदर ऑलरेडी 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, ये भी टोटल कितने नंबर एलिमेंट है? 3। तो अगर हम लोगों को ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम जानते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में रूल बता दिया था कि सिंपली एलिमेंट को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। एक एलिमेंट मान लो हमने पी मान लिया, जितने भी 3 एलिमेंट है उनको पी मान लिया, ठीक है, और इसको पूरा क्यू मान लिया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो पी इंटू क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई। एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर्टिकुलर एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना है कि यहाँ पर ए है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 3a कर दो, 3b कर दो, ऐसा नहीं करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए इसमें? 3। तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी कितने तरीके के एलिमेंट मिलेंगे? कितने एलिमेंट मिलेंगे अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं? ए क्रॉस बी 9। तो सिंपली इसको ऐसे लिख देते पहले, एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 3 दिए हुए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये सेट बी कितना दिया है? ऑलरेडी 3 है, नंबर ऑफ 3। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते किसका? ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन, ए क्रॉस बी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी का, तो कितना मिलता है? सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 3 यानी 9 तरीके से मिलेगा, यानी 9 तरीके से मतलब 9 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, 9 एलिमेंट मिलेगा। तो ये तो था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब इस चीज को मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे 9 मिलता है। कई लोग को आ गया होगा, लेकिन जिसको नहीं आया है उसके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं ए के अंदर भी आपको एलिमेंट दूंगा। अब सुनो सुनो सुनो, इसको पहले अगर यहाँ पर 4 दे दिया होता तब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनते हमारे? यहाँ पर ए में बोल दिया था कि आपके पास 4 एलिमेंट, सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, तब कितना बनता? अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं, सिंपली टी एन क्यू, 4 3 12, यहाँ पर सीधा आ जाता 12। 12 एलिमेंट मिलते अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते ए बी का। हो गया, सिंपली था। ए के अंदर 3 एलिमेंट, बी के अंदर 3 एलिमेंट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे यानी कार्टेशियन, इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हो। ये तो फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। सिंपली ए क्रॉस बी निकालेंगे तो सिंपली क्या करेंगे? उनके नंबर ऑफ एलिमेंट, हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितनी क्वांटिटी में एलिमेंट दिए गए उसको मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट को लेके नहीं मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, उतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल एमसीक्यू टाइप था। अब थोड़ा सॉल्व करने वाला दे दिया जाए, सप्लीमेंट्री है, क्या बोलते हैं उसको यार, सर आप ही को नहीं आता, क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव टाइप। ओके, अब यहाँ पर मैं ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वंस है, ये आपको यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 9 एलिमेंट कहां से आया, इसको भी नोट कर लेना। अब मान लो ए एलिमेंट के अंदर भी 3 दे, 3 4 5 दे दिया है,
चलो इसको हम लोग ले लेते 6 7 8, ठीक है, और ये बी के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी हट जाएगा, क्वेश्चन हट जाएगा, हमको नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बताना, हमको क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है यहाँ पर। फाइंड, तब इस केस में इसमें बन जाएगा ये, मैंने सिर्फ ए की वैल्यू रखी है, क्वेश्चन पुराना वाला ही है, ठीक है, उसी के बेस पर है। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपली देखो 3 दे दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो कितने एलिमेंट मिलेंगे 9। अब कैसे मिलेंगे वो देखो, जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं कैसे मिलेगा, 6 की पैरिंग 3 के साथ, फिर 6 की पैरिंग 4 के साथ, 6 की पैरिंग 5 के साथ, 7 की पैरिंग 3 के साथ, इनकी पैरिंग इनके सारे एलिमेंट के साथ करनी है, एक को भी नहीं छोड़ना कि 6 की 3 के साथ कर दे तो 7 की 4 के साथ कर दो, नहीं, 6 की इन तीनों के साथ करो, 7 की इन तीनों के साथ करो, 8 की इन तीनों के साथ करो, ऐसे 7 की 3 हो गई, 7 की 4 हो जाएगी, 7 की 5 हो जाएगी, ठीक है, इतना हो गया। बाकी मैं नीचे लिख दे रहा हूं, चाहे तो कंटिन्यू में रख सकते हो, ओके। फिर 8 की 3 के साथ हो गई, 8 की 4 के साथ हो गई, और 8 की 5 के साथ हो गई, ओके। अब जरा काउंट करो क्या पूरे 9 एलिमेंट मिलते हैं। अब ये पूरा एक एक ये एलिमेंट ही हो गया, ये पूरा एलिमेंट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आ गए 9 एलिमेंट। अब यहीं पे अगर 4 दे दिया होता तो 3 और बढ़ जाते, 12 मिल जाते। नोट कर लो ये भी। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये एक्स्ट्रा 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने डिफाइन किया कि कैसे 9 एलिमेंट आता है, उस चीज को बताया है। कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या दिया है, जी के अंदर 2 एलिमेंट है 7 8 और एच के अंदर 3 एलिमेंट है। अब हमको 2 चीज फाइंड करनी है, फाइंड करनी है जी क्रॉस एच यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, और एच क्रॉस यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। पहले इनको निकालते हैं, फिर इसके अंदर एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। वो क्वेश्चन सिंपल है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पहले इसको निकाल देते हैं, ठीक है। जी क्रॉस एच सिंपली 2 एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, तो कितना एलिमेंट मिलेगा अगर हम लोग जी क्रॉस एच निकालते हैं, तो कितना मिलेगा, 2 एलिमेंट है इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो यानी 6 बना, 2 3 6 यानी 6 एलिमेंट। अगर हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं 6 एलिमेंट मिलता है। कैसे, 7 की पैरिंग 5 के साथ 1, 7 की पैरिंग 4 के साथ 2, 7 की पैरिंग 2 के साथ 3, 3 मिल गई। नेक्स्ट 8 की पैरिंग 5 के साथ, 8 की पैरिंग 4 के साथ और 8 की पैरिंग 2 के साथ। ओहो, 8 की पैरिंग 2 के साथ। काउंट करो 1 2 3 4 5 6। अब उल्टा आ जाओ, अब उल्टा H क्रॉस जी, H क्रॉस जी। अब इसकी पैरिंग इसके साथ करेंगे, ठीक है। अब ये पहला एलिमेंट बन जाएगा, ये दूसरा एलिमेंट बनेगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि एलिमेंट पहचानो कौन सा सेट का कौन सा एलिमेंट है।
अब हो जाएगा 5 की पेयरिंग 7 के साथ, 5 की पेयरिंग 7 के साथ, 5 की पेयरिंग 8 के साथ, 5 की पेयरिंग 8 के साथ, ठीक है। अब 4 की पेयरिंग 7 के साथ, 4 की पेयरिंग 7 के साथ लिख दिया, 4 की पेयरिंग 8 के साथ, 4 की पेयरिंग 8 के साथ, 2 की पेयरिंग 7 के साथ, 2 की पेयरिंग 7 के साथ, 2 की पेयरिंग 8 के साथ। देखो ये भी 3 3 6 हो गए, हो गए। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हमको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 में बस इतना ही दिया था कि हमको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता था कि वेरीफाई करो क्या ये दोनों इक्वल हैं, यानी G क्रॉस H इज इक्वल टू H क्रॉस G। ये क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन करो, ये तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता, ये टी लग रहा है सर, ओके बना दिया। वेरीफाई करना है कि क्या इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने निकाला इक्वल है कि नहीं, इतना नोट डाउन करो पहले। ये तो इसका आंसर है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, ओके। हो गया नोट डाउन, बढ़े आगे। अब ये इक्वल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, या हमको वेरीफाई करना है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था पहले लेक्चर में, अगर देखा हो तो पता होगा, डायरेक्ट बता दोगे नहीं है सर इक्वल नहीं है, पहले बता दे रहा हूं इक्वल नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला रूल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ, जियोमेट्री में कहाँ घुस रहा हूं मैं, वापस आना पढ़ो। एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। इसमें से एक उठा लेता हूं, चलो ये दोनों उठा लेता हूं, ठीक है। 7 5 5 7, क्या ये इसके इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। पहला ये क्या हो गया, ये करस्पॉन्डिंग हो गए ना, ये करस्पॉन्डिंग हो गए, ये ए है ये भी है, ये भी है तो ये भी है, करस्पॉन्डिंग हो गए। अब जब एलिमेंट इक्वल नहीं है, और रूल क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तभी इक्वल होता जब यहां पर भी 7 होता, यहां पर 5 होता। बट हम जानते हैं कि अगर हम लोग ऐसा उल्टा करके निकाल देंगे तो कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, एलिमेंट ही बदल जाएंगे, समझ रहे हो ना, पूरा चेंज हो जाएगा, और चेंज हो गया है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है तो ये इक्वल नहीं है, और ये कभी इक्वल होता भी नहीं है, बहुत रेयर केस में भी इक्वल नहीं होता, क्योंकि पूरा उल्टा हो जाता है ना, एलिमेंट की बनावट ही पूरी उल्टी हो जाती है, समझ गए ना। क्यों नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, फिलहाल ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि वेरीफाई करो क्या इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है, बोल दो नहीं है, क्यों नहीं है, एलिमेंट इक्वल है। कोई भी एक एग्जांपल उठा लो इसमें से, चाहे 8 5 चाहे 4 8 कुछ भी निकाल लो, नोट डाउन कर लो इसको भी चाहिए तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया है, P के अंदर एलिमेंट दिया है Mn और Q के अंदर एलिमेंट दिया है Nm, और दिया क्या है कि अगर हम लोग P क्रॉस Q यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं P और Q का, तो हमको दो एलिमेंट मिलते हैं Mn और Nn। तो बताना है क्या गलत है कि सही, बताओ गलत है कि सही है, बिल्कुल गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और क्यों फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, फॉल्स इसके लिए है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ एलिमेंट का, तो यानी ये 4 होना चाहिए, यानी 4 एलिमेंट मिलने चाहिए हमको, और यहाँ पर कितने एलिमेंट है, सिर्फ 2, गलत है। अब इसका रियल अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं P क्रॉस Q का, मेरे को तो है ना ये कर्ली ब्रैकेट में बहुत प्रॉब्लम पड़ती है, बहुत ज्यादा, ठीक। तो इसका इसके साथ बन जाएगा पेयरिंग, फिर इसका इसके साथ भी तो बनेगा मैम, नेक्स्ट अब इसका इसके साथ बनेगा,
NN और इसका इसके साथ बनेगा NM। ये दोनों तो निकाल ही दिए थे। अब बना ना 4 एलिमेंट मिले, तो ये जाकर सही होता। अगर ये दिया होता यहां पर तो ये सही रहता। नेक्स्ट वाला थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन दिया था, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। यहां पर दिया इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट कब होता है? जब उन सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हो। तो मैंने नॉट इक्वल टू नल सेट कर दिया, ठीक है, नल सेट, इसका मतलब नल सेट होता है। तो फिर उनका A और B का जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको उसका भी नल सेट नहीं मिलेगा, वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट ही रहेगा ना कुछ तो मिलेगा ही, हमको एलिमेंट तो मिलेगा ही। तो उनका ऑर्डर पेयर क्या हुआ? एक्स और वाई सच दैट कि एक्स ए को बिलोंग करता है और वाई बी को बिलोंग करता है। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। ये हमारे एनसीईआरटी किताब में मैंने ये आपको बताई भी है और प्रूफ भी की हुई है फर्स्ट लेक्चर में, कि अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है यानी कोई ना कोई एलिमेंट है और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो मान लो एक्स और वाई इस फॉर्म में कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको मिला, ठीक है, मान लो एक्स एंड वाई उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला, तो ये एक्स वाई कैसा रहेगा कि एक्स ए का एलिमेंट रहेगा, वाई बी का एलिमेंट रहेगा। गई बात दिमाग में कि अगर ए और बी नल एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट है, तो अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जाहिर सी बात है उनका भी कोई एम्प्टी सेट नहीं मिलेगा कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले बाद कुछ एलिमेंट मिलेगा। तो वो एलिमेंट किस ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहता है ना, देखो सारे किस में है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है एलिमेंट। तो उस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट रहेगा वो ए का रहेगा, दूसरा एलिमेंट रहेगा वो बी का रहेगा। अब ऐसा वाला कॉन्सेप्ट आगे हमको क्वेश्चन में पूछेगा, आपको ये नहीं दिया रहेगा, फिर आपको कुछ ऐसा टर्म दे दिया रहेगा, उसमें से बताना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से सेट को बिलोंग करता है। वो भी अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया जनरलाइज स्टेटमेंट है, लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था। अब थर्ड पे आते हैं। यहां पर दे दिया A 1 2 है और B 3 4 है, ठीक है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन नल क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पॉइंट ढूंढना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पॉइंट ढूंढना। अब जब एक सेट खाली है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसको दूसरे सेट से हम लोग कॉमन पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? समझ लो ये भी कोई सेट है C, ठीक है, सेट C है। ये सेट C का बताता है कि सारे एलिमेंट खाली हैं। तो अगर हम लोग B इंटरसेक्शन C निकालते हैं जिसके